अमेजिंग अमेजिंग। आप विमेन लीडर के बारे में बताइए। वो तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मगर विमेन के सपोर्ट बिना हम इतनी पार इतनी दूर नहीं आ सकते हैं। सो कुडोज टू यू ऑन दैट। और विनय, आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है आप? अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट गॉट इट। और आगे बढ़ते हैं। आप जो डेली हैबिट्स या रूटीन्स, दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला। और मैं हूं पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में विनय शर्मा जी के साथ हम जुड़े हुआ है। और विनय शर्मा जी के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ। विनय शर्मा एक इंस्पिरेशनल प्रोफेशनल है, जिनके सफर में जिंदगी बदल देने वाली असफलताओं, मतलब लाइफ आल्टरिंग फेल्यूर्स और रिमार्केबल कमबैक्स, यानी उल्लेखनीय वापसी का सिलसिला शामिल है। और 10वीं कक्षा में बॉर्डर में पास होने से लेकर एक ट्रेन एक्सीडेंट में बच निकल के, करियर में कई झटकों से गुजरने से लेकर पढ़ाई में आने वाली रुकावटों पर विजय पाने और 12वीं में अव्वल आने और अपने सपनों को करियर बनाने, और साथ ही योगा और भगवद गीता के साथ अपने जीवन को पूरी लगन से जीने तक, विनय शर्मा अब अपनी कहानी को दृढ़ता की प्रेरणा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये दर्शाते हुए ही हर रुकावट एक बड़ी वापसी का आधार बन सकता है। Which means he always demonstrates resilience and comeback. तो विनय शर्मा, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो आप? धन्यवाद। मेरे को मैं बहुत अच्छा हूं, और मैं आपका धन्यवाद आभारित करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और मेरी ज़िंदगी की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो मैं लाखों लोगों तक पहुंचा पाऊं। ये मेरा सपना है और वो आज पूरा होने वाला है। धन्यवाद। एक्सलेंट। तो दोस्तों, आज हम हार मानना कभी नहीं, ये टॉपिक के बारे में विनय शर्मा जी के साथ बात करने से पहले अपने मेहमान विनय जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। विनय जी, हमारा फॉर्मेट है कि हम 2 रैपिड फायर राउंड करते हैं। अब समय आ चुका है पहला रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप साझा करना चाहिए। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। जी जरूर। ऑलराइट। पहला शब्द मेरे तरफ से, भविष्य। भविष्य जो कभी नहीं आता। सपना। सपना जो कभी नया नहीं होता। अच्छा अच्छा। जिज्ञासा। जिज्ञासा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वाह। धन। धन जो कभी भी पूरा नहीं पड़ता। जिंदगी। जिंदगी एक गेम है, उसको मजे से खेलना चाहिए। आविष्कार यानी इन्वेंशन। अच्छा। इन्वेंशन रोज जिंदगी में होने चाहिए। वाह। और दूसरा शब्द, ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। एलियंस एक बहुत अद्भुत खोज। और नेतृत्व यानी लीडरशिप। लीडरशिप बहुत सारे फेलियर से का एक नतीजा। अच्छा अच्छा। और किताब। एक ट्रू फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त है वो। नाइस। आखिरी शब्द मेरे तरफ से, सफलता। मोस्ट मिसइंटरप्रेटेड कॉन्सेप्ट। जो बहुत ज्यादा इसको हाइप किया हुआ है, बट बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है।
नाइस, बहुत ही पावरफुल चीज बताई आपने। सिंपल आंसर लगता है मगर उसमें डीप मीनिंग है। और विनय जी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड में भी है। और हम शुरुआत करते हैं मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन। पहला आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। आपने आपके जिंदगी में बहुत सारा फेल्यूर्स देखी है मगर आप बहुत ही रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट की है। और आप आजकल आप क्या कर रहे हो, आप ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। मैं यही एक लाइन में पहले तो शुरुआत यही करूँगा कि जिंदगी को मज़े से जीना चाहिए और और ईमानदारी से जीना चाहिए। ईमानदारी से जीवन जिए, मज़े से जिए, और जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, उनका खूब मज़े से उनका एंटरटेन करते हुए उनका जीवन जीना चाहिए। और साथ साथ लर्निंग, यानी कि जो आत्म अवलोकन है, मेरा कहने का मतलब है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो निरंतर पूरी ज़िंदगी चल रहे रहना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में शुरुआत से ही जब मैं एक छोटी सी घटना दूँ कि मैं छोटा बच्चा था, जब मैं शायद सेकंड या क्लास में होऊंगा, तो हमारे टीचर ने पूछा था कि क्या बनना चाहते हो। सब बच्चों से पूछा कि क्या बनना चाहते हो। तो जब मेरा टर्न आया तो मैंने बोला मैं अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ। तो वहां से वो जो कीड़ा मेरे दिमाग में आया, वो अच्छा बच्चा बनने के लिए ही मैं सारी चीजें करता रहा और सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। और लेकिन अब मैंने वो छोड़ दिया, अब मैं अच्छा बच्चा नहीं बनना चाहता। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और आपका गाइडिंग वॉइस कौन है, मार्गदर्शक स्वर? मेरा गाइडिंग वॉइस रहा है, एक्चुअली मैं गाइडिंग वॉइस बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो गुरु है जिससे हम सीखते हैं, है ना। तो मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को पकड़ा, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी, बहुत कुछ सीखने को मिला भी, है ना। तो बट जो एक अंदर से एक अंतरिम जो तकती ना कि जो अल्टीमेट गुरु है, जो जिसके आंख बंद करके भी आप कुछ भी काम कर सकते हो, उसको फॉलो करना, वो मुझे नहीं मिला पूरी जिंदगी पे। तो अभी कुछ सालों से मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो भगवत गीता मुझे लगता है कि मेरा अल्टीमेट गुरु है, उसको मैं पूरी जिंदगी फॉलो करना चाहता हूँ। और आपके सक्सेस मंत्रा के बारे में बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? पहली तो है कि मैंने ईमानदारी से जिंदगी जीने की कोशिश करी है। तो पहला तो ऑनेस्टी को मैं सबसे फर्स्ट नंबर देता हूँ। दूसरा जो क्यूरियोसिटी है, जो एक अंदर से जो आग होती है, वो जिंदगी को समझने के लिए आग, यानी कि जिंदगी क्या चीज है। जैसे गौतम भगवान महाबुद्ध ने जो किया था, वो भी मेरे अंदर एक खोज करने की, जिज्ञासा करने की मेरे अंदर रहती है। तो दूसरा ये हुआ। और तीसरा की है कि मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। तीसरा मेरे अंदर हमेशा रहता है कि मैं किसी तरह से लोगों को, जो भी मेरे पास जितना भी है, उससे मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, उनको जिंदगी में एक ऊंचे मुकाम तक ले जा सकूं जो उनको शायद मैं कर पाऊं। और चौथा एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल है। वुमेन्स का, मेरी मदर का, जब मैं छोटा रहा हूँ और अभी भी, और उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे पूरी एजुकेशन में और अभी भी, और अब मेरी वाइफ भी मुझे बहुत हेल्प करती है। तो मेरे को इन 3 लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो मेरे करियर के अंदर भी जो मेरे को बहुत सारे लोग, प्रोफेशन में भी बहुत सारी लेडीज मिली हैं, उन्होंने भी मैंने बहुत हेल्प करी है। मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया, तो मुझे हर जगह कोई ना कोई वुमेन लीडर मिली है जिसने मुझे हेल्प किया है। अमेजिंग। आप विमेन लीडर के बारे में बताइए। वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मगर विमेन के सपोर्ट बिना हम इतनी दूर नहीं आ सकते हैं। सो कुडोस टू यू ऑन दैट। और विनय, आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है आपको? सबसे मुश्किल मुझे मिला धर्म को सीखना। अभी ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं धर्म को समझ गया हूँ,
लेकिन बचपन से मैं बहुत सवाल पूछता था। मैं छोटा था तो मैं भगवत गीता हमारे घर में हुआ करती थी, तो अच्छा। वो मैं उसका जो श्लोक है मैं पूछता था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना। तो उसको मैं कभी समझ नहीं पाया। मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत से सोचा कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, कोई मुझे बता सके, लेकिन कोई मुझे हेल्प नहीं कर पाया, और हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से बताता था उसको। तो मैंने बताया आपको कि मैं धर्म को सीख रहा हूँ, तो धर्म को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो सवाल जो था मेरा, वो कभी मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारे गुरुओं को भी देखा, बहुत सुना उनको, क्योंकि एक्चुअली मैं योगा भी सिखाता हूँ, मैं योगा करता भी हूँ। तो मैंने बहुत सारे योगाचार्यों के पास भी गया समझने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ज़िंदगी का जो है, वो ज़िंदगी को बेहतर समझना एक मेरा बहुत बड़ा एक वो है, एक एम है। तो अच्छा अच्छा। तो धर्म को समझने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, वो मुझे कभी समझ में नहीं आया, वो मुझे कोई गाइड भी नहीं कर पाया। बट हाँ, जब से मैं पिछले 2 ढाई साल से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, और एक है आचार्य प्रशांत, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं उसको, एक एक श्लोक को बहुत से डीप अंडरस्टैंडिंग के, तो बहुत गहराई से समझाते हैं। तो अब मुझे धर्म का मतलब समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा। अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। राइट राइट राइट। हाँ, भगवत गीता तो बहुत ही डीप रहता है और लेयर्ड भी रहता है। लाइक मैं भी अब तक पूरा नहीं किया, मगर मैं शुरू किया एटलीस्ट इस साल, एंड अच्छा लग रहा है। एंड पीपल से दैट आप जितने बार भी पढ़ो, दूसरा मीनिंग आपको समझ में आता है, जो आपके मेंटल स्टेट के ऊपर, राइट। सो आई थिंक दैट इज वेरी डीप। और आगे बढ़ते हैं। 10th में बॉर्डर में पास होने के लिए स्ट्रगल किया, और लेकिन 12th स्टैंडर्ड में टॉप किया। अपनी सोच कैसी बदली और कॉन्फिडेंस कैसे वापस पाया आपने? एक्चुअली उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल भी रहा सपोर्ट, और इंटरनल भी। एक्सटर्नल बेसिकली फैमिली से सपोर्ट होता है, तो अच्छा। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस चीज़ है कि उन्होंने कभी मेरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। ये जो होता है ना कि जब बच्चा का प्रेशर में आ जाता है ना, टेंशन स्ट्रेस हो जाती है, तो स्ट्रेस से ही सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे, फैमिली में मुझे कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं किया कि तुम्हें ये करना ही करना है, तुम ये करो, तुम वो करो। बहुत सिंपल साधारण था कि हाँ, जो अच्छा लगता है वो करो। तो वो एक तो वो मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और दूसरा, मेरे को अपना, जो मैंने आपको बताया, मैं बचपन से ही भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहा था, है ना? मैं बचपन से अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा था। तो वो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश लगातार करता रहा उसी टाइम के दौरान। तो वो मैं अंदर से अपनी जो वीकनेसेस है, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी गलतियां ढूंढना, उसको इम्प्रोवाइज करना, ये लगातार मेरा चलता रहा। तो इसके थ्रू ही मैं ये सब कर पाया। अच्छा 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 अच्छा। और आप ओपनली बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोग छुपाते हैं जब नेगेटिव रिजल्ट्स या बॉर्डर में पास होते हैं एंड ऑल। आप तो बहुत ही गट्स डेमोन्स्ट्रेट किए। और आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक नाकामी ने आपको सबसे गहरी सीख दी और लगातार कोशिश करने के बारे में? मैं इसको एक बार आप समझाने, सवाल क्या है? हाँ, मैं पूछता हूँ फिर से। सो विच मीन्स, कौन सी फेल्यूर ने आपको ज्यादा सिखाया, क्योंकि वो परसिस्टेंस के बारे में। मैं सोचता हूँ कि मैं एक्चुअली आपको अपने में कॉर्पोरेट करियर के बारे में बताऊँ। तो जब मैंने एमबीए किया था, तो अच्छा। एमबीए किया तो मुझे कैंपस में जॉब नहीं मिली, है ना? तो फिर मैंने अपने आप ही खुद ही इनिशिएटिव लिया कि जो मेरे फ्रेंड्स जहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, मैं मुंबई में गया उनके हाँ, उनको बिना बताए गया, और उनकी जो कंपनी थी उसमें एकदम चला गया कि मुझे ऐसे जॉब चाहिए और मेरा आप इंटरव्यू ले लीजिए। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया और मैं सेलेक्ट हो गया। तो एक ये घटना हो गई। एक अगली घटना हुई कि जब मैं ड्यूरिंग योगा के मैं कर रहा था, तो मैं उसमें जॉब नहीं कर रहा था, खाली योगा ही कर रहा था। तो योगा कराते कराते मुझे है ना, मनी की, पैसे की बहुत कमी लगी, क्योंकि उसमें इतना पैसा मिलता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक ना। तो घर चलाने के लिए पैसे की दिक्कत हुई। तो फिर मैंने एक ऐसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को मेल डाल दिया कि मुझे आप क्या काम करना है।
और कोइंसिडेंटली वहाँ पर भी मैं गया, इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हो गया, तो वहाँ पर भी मेरा काम बन गया। और ऐसे ही एक बार और योगा के जो आचार्य जी थे उनसे भी, उनका भी मुझे पता चला। मैं नोएडा चला गया और उनका घर मुझे पता नहीं था। मैं वहाँ पर ढूंढता रहा, लोगों से पूछता रहा, 4-5 घंटे तक घूमा और उसके बाद मुझे उनका घर मिल गया और वहाँ पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे मल्टीपल फेजेस आए हैं, तो उससे मुझे अपने आप बहुत आत्मविश्वास हो गया है कि सारी चीजें हो जाती हैं, बस आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए लगातार। अच्छा अच्छा। और आपके ट्रेन एक्सीडेंट के बाद और 1 महीने हॉस्पिटल में रहकर आपके अंदर क्या सबसे बड़ा बदलाव आया? दैट इनर चेंज क्या आया था? मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ उसके बाद, क्योंकि मैं उस एक्सीडेंट से बच गया। मतलब ट्रेन के सामने अगर कोई आ जाए तो उसका बचने का परसेंटेज बहुत कम होता है, और मैं एक सौभाग्यशाली रहा कि मेरी जान बच गई। तो मेरे को होश आया, मेरे को 15 दिन तक तो कोई होश नहीं था। उसके बाद फिर मैं होश आया, मेरे को हेड इंजरी हुई थी बहुत भयंकर वाली, तो बस बच ही गया। तो मुझे सबसे पहला यही सवाल आया कि ये मेरी जिंदगी है, इसका कुछ मुझे मीनिंगफुल करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही कभी किसी दिन खत्म हो जाएगी। तो ये जो सवाल मेरे अंदर आया, उससे मैंने सोचा कि क्या मीनिंगफुल होना चाहिए। तो वहां से मेरे अंदर से ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं कि ईमानदारी से काम करना और जिंदगी को समझना और लोगों की हेल्प करना, तो यहाँ से वो 3 पिलर्स मेरे वहां पर डिजाइन हुए, वहां से मेरे ज़हन के अंदर आए और उनके ऊपर मैंने लगातार आगे काम किया। राइट, गॉट इट। और सीए फाउंडेशन में फेल होने का आपका करियर और पढ़ाई पर क्या असर पड़ा? वो भी फेलियर मेरी जिंदगी में आया कि मेरा ये एक्सीडेंट के बाद का केस है। तो उसमें क्या था कि मैं ना पहले चीजों को रटता था, यानी कि मगअप करता था। तो वहां पर मुझे अपनी वीकनेस ये नजर आई कि मगअप नहीं करना, अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना। तो वहां से मुझे अपनी वीकनेस लगी। उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने कभी रटना यानी कि याद करना एज इट इज नहीं याद किया, और फिर मैंने सिर्फ समझने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया, तो मैंने समझ के किया। मैं फिर रटे रटाए आंसर नहीं लिखता था, मैं चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझता था, पूरी बुक को समझता था। उसके बाद अपने आप अपनी लैंग्वेज में सारी चीजों को लिखने लग जाता था। तो वहां से मुझे वो प्रेरणा मिली। अच्छा, गॉट इट। और आगे बढ़ते हैं। आप जो डेली हैबिट्स या रूटीन्स क्या फॉलो करते हैं जो आपके डिसअपॉइंटमेंट को मोटिवेशन बनाते हैं? मैं एक्चुअली, जैसा मैंने बोला कि मैं योगा करता हूँ। अच्छा। तो मैं डेली रूटीन में योगा है, और मैंने एक्चुअली बीच में जब थोड़ा फेजेस आए थे, तो जब मेरे पास जॉब नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया नहीं है कि मेरे को है ना 9 साल, यानी कि जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था उसके बाद मैंने 14 साल में 9 कंपनीज में काम किया। अच्छा, है ना। तो और उसमें से 5 कंपनीज ने मुझे टर्मिनेट किया था। तो हाँ, और वो फेजेस ऐसे थे जब मेरे पास जॉब नहीं थी, जब मेरे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सब कुछ था, मेरे पास सारे चैलेंजेस थे उस समय। तो वहां से जब मैं निकल के आ गया, है ना, जब मैं कोई डिप्रेशन में नहीं रहा, तो वहां पर मुझे किसने हेल्प करी? मुझे योगा ने हेल्प करी थी। तो योगा ने, जब मैं मेडिटेशन, ध्यान अपना बिल्कुल शांत होकर सब चीजें करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे एक डेली रूटीन का एक पार्ट है। अच्छा। और कुछ मैंने आपको बताया, अभी मैंने पिछले 2.5 साल से रेगुलर भगवत गीता पढ़ता हूँ, और वहां पर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेशन में उनके एग्जाम्स होते हैं, ऑलमोस्ट डेली एग्जाम्स होते हैं। तो डेली 1 घंटा एक चैप्टर को पढ़ना, समझना, उसके बाद उसका एग्जाम देना, ऑनलाइन एग्जाम देना, ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट है, और यही मुझे डिस्ट्रेस करता है और यही मुझे डेली मोटिवेट करता है। अच्छी बात। और आपके गलतियों से कैसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं आप? गलतियों से देखो, मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत करता हूँ। तो जब भी गलती होती है तो मैं पहले बाहर नहीं जाता कि बाहर क्या हुआ, किसने क्या किया। मैं खुद अपने अंदर जाता हूँ और अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक जैसे है कि 1% कंट्रीब्यूशन,
यानी कि जो भी परिस्थिति बनी है उसमें मेरा 1%, एटलीस्ट 1% तो कंट्रीब्यूशन होगा। सही है। उस 1% को एटलीस्ट 1% को मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वैसे बहुत ज्यादा भी मिल जाता है, 1% से ज्यादा क्या हो सकता है, 100% भी, 100% तो नहीं होता, मतलब 99% भी हो सकता है, बट मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं अपनी गलती ढूंढ पाऊँ। और जब मैं वो गलतियों को ढूंढता हूँ फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करके उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ। और साथ साथ मैं कभी भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अंदर कोई फीलिंग ना रखूं। यानी कि जैसा होता है ना, मन जो होता है वो हमेशा गलतियां ढूंढता है बाहर की तरफ, है ना। मैं करता हूँ कोशिश अपने अंदर ढूंढने की, तो बाहर की गलती अगर मुझे दिख भी जाती है तो मुझे उसके लिए कोई बैड फीलिंग्स नहीं रखता हूँ किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति। तो हर व्यक्ति के साथ मैं बिल्कुल आसानी से बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति से बिल्कुल नॉर्मली रहता हूँ मैं, तो उसके साथ कोई मेरा ग्रजेस वगैरह नहीं होते हैं। उसके साथ साथ मैं उनकी हेल्प भी ले पाता हूँ, मैं उनसे पूछ भी पाता हूँ, मैं उनसे फीडबैक भी ले पाता हूँ कि मेरी यहाँ पर गलती क्या हुई, तो वो भी मुझे बहुत सारे इनपुट दे देते हैं। और इस तरीके से मैं उनसे सीखते सीखते उन सिचुएशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट इंटरफेयरिंग माई ओन। मतलब मेरा अपना ईगो जो है वो बीच में नहीं आता, वो कहीं पर भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को बेटर करने के लिए ही पूरा काम करता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। और आगे बढ़ते हैं। आपने पहला जो रैपिड फायर राउंड होने के बाद जब गाइडिंग वॉइस के बारे में हम बात करें, जब आपके फैमिली के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया ना, वो और थोड़ा गहराई से जानेंगे। मुश्किल वक्त में फैमिली या गुरु का आपका जिंदगी में क्या योगदान था, और खास तौर पर नाकामी के बाद? हाँ, ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरी फैमिली ने कभी मेरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। अच्छा। तो ये अभी तक है, अभी जब मैं छोटा था तब भी था और आज भी यही है कि दे डोंट एक्सपेक्ट, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। दे अपना अच्छा। सारा चीजें रखते हैं, और उन्होंने इसी तरीके से हमारे को भी, इसी तरीके से हमारे अंदर भी वो चीजें आ गई हैं कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मतलब मेरी जिंदगी का यही मकसद है कि मैं कभी किसी के ऊपर भी निर्भर ना रहूं, ना अपने फैमिली के ऊपर, ना किसी बाहर वाले के ऊपर। तो हर मेरा कार्य ऐसा होता है कि मैं इंडिपेंडेंटली खुद ही कर सकूं। और इसीलिए मुझे योगा भी मुझे हेल्प करता है कि मैं योगा के थ्रू अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर बना पाऊंगा, हेल्थ वाइज भी, मेंटली वाइज भी, और सारी चीजों से, फाइनेंशियली वाइज भी। तो ये सारी चीजें मुझे हेल्प कर देती हैं। तो फैमिली का जो मैंने बताया ये सपोर्ट मुझे मिलता है। दूसरा, बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी कंपनीज से मैं टर्मिनेट हुआ, जबकि मेरा टर्मिनेशन जो था वो वो मेरे पास उनको लगा था कि मैंने डेटा चोरी किया है, मैंने कंपनी का डेटा चोरी किया, लेकिन मैंने चोरी नहीं करी थी, लेकिन उनको लगा, उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, मैंने एक कंपनी में उनको बताया था कि आप बहुत कंपनी के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो लोग इतने स्ट्रेसफुल रहते हैं, जो काम करते नहीं पाते हैं, उनको मैं योगा कराऊंगा और एक्स्ट्रा काम करूंगा। यानी कि ऑफिस आवर्स के बाद मैं 15 मिनट लगाऊंगा, और ऑफिस आने से पहले, ऑफिस टाइमिंग से पहले मैं 15 मिनट उनको सिखाऊंगा। तो मैं एक तरीके से उनकी हेल्प करना चाहता था, ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन उसने भी मुझे टर्मिनेट कर दिया। उनको लगा कि शायद मेरा मन नहीं लग रहा काम में, तो उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो जब ऐसे फेजेस मेरी जिंदगी के अंदर आए तो वहां पर मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं रखा, मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करी, और अबाउट दैट उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उन्होंने जो मेरी होम की ईएमआई चल रही थी, वो उन्होंने ईएमआई चुकाई उस टाइम पीरियड के अंदर। और मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने भी मेरे फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी। मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। तो वहां से मुझे फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और जो मेंटर्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब्स के अंदर है ना, सारी फीमेल लीडर्स मुझे मिली और मेल्स भी लीडर्स थे, उन लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प करी। क्योंकि इसके पीछे भी रीजन यही है जो मैं आपको बताया ना, मैंने बचपन से ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी कमियां ढूंढनी, कभी सामने वाले को कभी दोषी नहीं ठहराया, है ना, हमेशा सिचुएशन को इम्प्रूव किया। उससे क्या हुआ कि जितने लोगों के साथ मैंने काम किया पूरी जिंदगी में, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, आज भी है सबके। तो उन सभी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया जब मेरे को ये दिक्कतें आई। तो मेंटर्स ने जाके उस समय मेरे को गाइड किया कि आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी स्किल्स मैंने बहुत सारी लर्न किया। मैंने सिक्स सिग्मा भी उसी दौरान सीखा। अच्छा। मैं भी ब्लैक बेल्ट किया, तैयारी करी, मैंने पढ़ाई करी, मैंने एग्जाम दिया, मैंने क्लियर किया। तो ये सारी चीजें मुझे उन्होंने ही बताई थी, मेंटर्स ने, कि आप ऐसे करके पढ़ाई करो। और उसके बाद फिर मुझे जॉब मिल गई, मेरी लाइफ में बहुत आसानी से सारी चीजें निकल गई, खत्म हो गई। अच्छा,
और इन इतना सारा मोमेंट्स है जो फेलियर मोमेंट्स है और पूरा सेटबैक्स थे, इतने सारे मोमेंट्स में जो स्पेसिफिक मोमेंट है जब आपने डिसाइड किया कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा करके, उसके बारे में बताइए। स्पेसिफिक नहीं, मल्टीपल मोमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एमबीए में जो मेरे को जॉब नहीं मिली, मैंने वहाँ पे आके इनिशिएटिव लिया, मुझे जॉब मिल गई। और ड्यूरिंग योगा के दौरान भी मेरे को इनिशिएटिव मिला, मैंने ऐसे ही रैंडमली उनको मेल किया और बहुत अच्छे से ईमेल को ड्राफ्ट करके लिखा, तो मुझे वहाँ भी जॉब मिल गई। तो इस तरीके से मल्टीपल इवेंट्स मेरी जिंदगी में आए और बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से ये सारे काम हुए हैं, है ना। अब जैसे कि आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी एक दिमाग में एकदम आइडिया आया और मैंने आपके साथ शेयर किया और ये काम हो गया, है ना। और जो मैं जहाँ पर इस समय जॉब कर रहा हूँ जगदीश सर के यहाँ, वहां पर भी आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर ने, जहाँ पे मैं उससे पहले काम करता था, उन्होंने जगदीश सर के साथ मिलके मेरा इंटरव्यू लिया था एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन। तो ये समझ लीजिए, ये बड़ी अजीब सी घटना जो घटी थी कि मेरा पुराना एम्प्लॉयर मेरे न्यू एम्प्लॉयर को मेरे को रिकमेंड कर रहा है सामने मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है। तो तो ये सारी चीजें बहुत ही अनबिलीवेबल सी हैं और ये मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि एनीथिंग कैन बी हैपन इन लाइफ इफ यू आर ऑनेस्टली फॉलोइंग इट। आप धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप कामना के थ्रू नहीं काम कर रहे हो। जो कामना होती है ना, जो अंदर जो हमेशा रहती है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, ये हमेशा ये गड़बड़ करा देती है सारा काम। इसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपनी कामना को बहुत पकड़ के रखा है और मेरे को सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना है कि ये काम अच्छा होना चाहिए। तो मैंने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के जहाँ काम किया, उनको भी मैंने पूरा ऑनेस्टली, पूरा सिंसियरली सारे कुछ अपने आप को हटा के सारा काम किया। तो उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया कि आप इसको रख लो, ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनेगा आपका। अमेजिंग अमेजिंग। और विनय, आप खुद को क्या कहते हैं ये पूरा रिपीटेड फेल्यूर्स के बाद? आपका खुद का मैसेज क्या होता है जो आपका स्पिरिट को हाई रखते हैं? ये एक्चुअली हाँ, ये जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा जो 3 पिलर्स में से एक है जिंदगी को समझना, बेहतर करना इसको, है ना। तो उससे क्या मुझको जब ये, और दूसरा भगवत गीता मुझे हेल्प करती है। तो वहां से मुझे समझ में आ रहा है कि लाइफ इज ऑल अराउंड अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है और जो कमियां मेरे अंदर हैं वो कमियां सबके अंदर हैं, है ना। जैसा हम है वैसा ही पूरा संसार है। तो जब ये प्रोसेस समझ में आता है ना, तो ये इससे कभी डर नहीं लगता, इससे कभी स्ट्रेस नहीं होता, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती अननेसेसरी कि सामने वाले को ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। अरे ये प्रोसेस है, जो मैं करता हूँ गलती वो तो वो भी करेगा, इसमें क्या दिक्कत है। उससे किसी को कोई बड़ा या छोटा भी नहीं हो गया, किसी का कोई स्ट्रेस रहने की जरूरत ही नहीं, किसी को बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं रखना। तो बहुत आसानी से बिल्कुल ये मेरा स्पिरिट को हाई रखता है कि आप प्रोसेस को समझ लिया और अपने इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी गलतियां ढूंढ के और बस अपने आप को अलग रख के, अपने ईगो को हमेशा अलग रखो, अपने आप को हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रखो। आप सामने वाले से अपेक्षा ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम अच्छे से अच्छा करो, बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो ये जो समझ है, ये जो नॉलेज है जो मुझे भगवत गीता से मिल रही है, वो मुझे बहुत मेरे स्पिरिट को हाई रखती है। अच्छी बात। और विनय जी, अब तक तो बहुत ही शानदार और अद्भुत बातचीत रही है और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा और मसाला जोड़ कर स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो दूसरा रैपिड फायर राउंड भी शुरू करेंगे। जी जी जी, जरूर। मेरे तरफ से पहला बुलेट आपके तरफ आ रहा है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? मैं उस पर यही मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर वो लिखे कि अपना काम ईमानदारी से करो, ऑनेस्टली करो। और ईमानदारी सिर्फ अपने काम में ही मत लेके आओ, अंदर भी ईमानदारी लेके आओ। अपने अंदर, जहन के अंदर अपने कमियों को ढूंढो, अपनी गलतियों को ढूंढो और उसके ऊपर ईमानदारी से काम करो। अगर मेरे अंदर कोई जैसे कि मैं आपके अंदर लालच उठा है, तो मुझे देखना है कि हाँ मेरे अंदर से लालच उठा, मेरे अंदर से कोई गुस्सा आया, तो मुझे मेरे को एक्सेप्ट करना है कि मेरे के अंदर गुस्सा आया। तो ईमानदारी से चलो, एक्सेप्ट योर वीकनेसेस, जो आपकी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए चलो और मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द
धर्मायंसी नहीं, धर्म का मतलब यही है कि अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करो, यानी कि अपने आप को हाई अपस्किल करते चले जाओ, अपने आप को अपस्किल करते चले जाओ, अपनी कमियों को ढूंढते 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 ढूंढते, और अपने ईगो जो है वो हमेशा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, उसको बिल्कुल जमीन पे रखो। राइट राइट राइट। और आगे बढ़ते हैं, आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मैं सेलिब्रिटी जो है मेरे जिनसे मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, उनका नाम आचार्य प्रशांत है। मैं उनके साथ एक दिन बिताना चाहता हूँ, डेट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा दिन मैं उनके साथ बात करूँ, अपनी ज़िंदगी को बताऊँ, मेरी ज़िंदगी क्या है और कैसे चल रही है और उसमें क्या-क्या मेरे अंदर आ रहा है, उठ रहा है। और मेरी इच्छा है कि वो भगवत गीता के थ्रू मुझे समझा सकें कि कैसे मैं अपने ईगो को सही डायरेक्शन दे सकूं, कैसे मैं अपनी उच्चतम अवस्था को पकड़ सकूं भगवत गीता के थ्रू। राइट। और अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? ये बहुत मजेदार है। मुझे लगता है कि मैं ना, एक मूवी आई थी बचपन में, आप बहुत साल पहले, करीबन 20-25 साल पहले, जब मैं छोटा हुआ करता था, नमक हलाल मूवी थी। तो नमक हलाल थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने रोल किया था। तो उसमें उन्होंने ऑनेस्टी के ऊपर बहुत फोकस किया था, एम्फेसिस किया था कि ईमानदारी से जिंदगी, यानी कि ट्रुथफुल जिंदगी से क्या फायदे होते हैं। तो मैं उसी रोल को आगे करना चाहता हूँ, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही काम और बढ़ाना चाहता हूँ कि ईमानदारी बाहर के कामों में ही नहीं, जैसे मैंने बताया, अंदर भी ईमानदारी रखो, अपने काम के अंदर भी ईमानदारी रखो, और उसको बढ़ाते चले जाओ, उसके ऊपर काम करते चले जाओ। 1% हमेशा अपनी गलती ढूंढो, कोशिश करो मेरी 1% गलती क्या है, उसके ऊपर लगातार काम करते चलो। तो उस रोल के अंदर मैं और लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भी एक पार्ट है, इसके थ्रू भी आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो और सफलता की अनलिमिटेड ऊंचाइयों को आप पा सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि अनलिमिटेड आपको अचीवमेंट मिल सकती है अगर आप ईमानदारी से और अपने ईगो को हटा के काम करो तो। राइट, अमेजिंग। और दूसरा सवाल है कि सबसे अच्छी सलाह कौन सी मिली थी आपको, बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? हाँ, ये अभी मुझे रिसेंटली मिली है। ये मैं अभी अपनी वाइफ के साथ पार्क में गया था और मैं भगवत गीता का एक लेक्चर सुन रहा था। तो उसमें उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो पूरी जिंदगी मैं समझ नहीं पाया था। उन्होंने बोला कि आपको अपनी जिंदगी पर्पसलेसनेस की तरफ जानी चाहिए, यानी कि जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं होना चाहिए आपका। ये एक ऐसी चीज है जो कि अभी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें पूरी जिंदगी लगती है ना। क्योंकि हम जितना, हमारा समाज है, जो हमारा जीवन है, उसमें पर्पस के बिना कोई काम नहीं होता। राइट। हमें जो अंदर से जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें उत्साह मिलता है, वो सब पर्पस से मिलता है कि सामने हमारे पास गोल है तो हमें पूरी अपनी ऊर्जा लगा के उस गोल को अचीव करना है ना। तो ये बचपन से मैंने भी किया है, लेकिन एक पॉइंट एक ऐसा आता है जब आपको राइट डायरेक्शन मिल चुकी होती है, आपको पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल सही जा रही है इस समय, फिर आपको पर्पस की जरूरत नहीं है, फिर आप प्रोसेस के साथ एंजॉय करते रहो। जो आप कर रहे हो काम, उसको बस एंजॉय करते रहो, कोई पर्पस रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मजे से जिंदगी जियो, और यही एक खेल है जिंदगी का। राइट राइट राइट, अमेजिंग। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल, अगर आपको एक दिन स्कूल को फिर जाने का मौका मिले तो कौन सा दिन होगा वो? इसमें भी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था तो हमारा फेयरवेल हुआ था। तो हमारा जब फेयरवेल हुआ ना, तो उसमें सब लोगों से बोला कि आप कोई एक्ट करो, कुछ भी करो। तो मैंने एक गाना सोचा कि मैं गाना गाता हूँ। तो मेरे कभी कभी एक मूवी गाने का है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, एक मूवी का है, कभी कभी एक मूवी भी है, उसका नाम है, उसमें एक ये मूवी का ये है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो मुझे वो बहुत गाना अच्छा लगता था, तो मैंने गाना वहां पर गाया। लेकिन लिटरली जब मैं वो गाना गा रहा था तो मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, शिवर कर रहा था। और ये मुझे भी पता चल रहा था कि मैं कांप रहा हूँ लेकिन मैं गा रहा हूँ लेकिन मैं कांप रहा हूँ। और मेरे जो सारे टीचर्स थे, जो सब लोग स्टूडेंट थे, मेरे टीचर ने मेरे को बाद में बताया
कि मुझे लगता था कि खाली मुझे लग रहा है, लेकिन बाहर भी लोगों को दिख रहा था कि ये कांप रहा है, लिटरली नर्वसनेस इतनी ज्यादा है इसके अंदर कि पूरा शरीर इसका हिल रहा है। तो तो मैं चाहता हूं कि वो दिन दोबारा से आए और मैं फिर से वही गाना गाऊं, लेकिन इस बार विदाउट एनी नर्वसनेस, विदाउट एनी डिप्रेशन, क्योंकि मैं ये जीवन में समझ गया हूं। अमेजिंग अमेजिंग। और कौन सी किताब ने आपको नाकामी से उभरने में मदद की? आई थिंक भगवत गीता, उसके अलावा और कुछ किताबें क्या? हाँ, मैं इसके एक्चुअली जब मैं बीकॉम कर रहा था, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने लगा, उसके बाद जब मेरा मुंबई में जॉब करता था, तो उस दौरान मैंने है ना एक हैबिट वही मिली मुझे बुक पढ़ने की। अच्छा। तो मैं हमेशा अपने साथ ट्रैवल करता था, मुंबई लोकल में घूमता था, तो मैं हमेशा बुक रखता था अपने साथ। तो पहली बुक जो मुझे याद है, जो मैंने पढ़ी थी, वो थी शिव खेरा की हु कैन विन। अच्छा। वो बुक मुझे बहुत इंस्पायर किया था उस बुक ने, उस टाइम पे। उसके Right. बाद वहां से मेरे अंदर से ये आग उठी कि बुक बहुत अच्छी चीज होती है। तो फिर मैं लगातार हमेशा अपने साथ बुक रखता था। और आपको बताऊं, मैं हमेशा अपने इंटरव्यू से पहले, जो जॉब का इंटरव्यू हुआ करता था, मैं हमेशा बुक पढ़ता था। वो बुक मुझे हेल्प करती थी डिस्ट्रेस करने में, नर्वसनेस खत्म करने में, मेरी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। तो इस तरीके से बुक्स ने मेरे को बहुत साथ दिया है। और आज जो मैंने आपको बताया कि मैं भगवत गीता, ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है। तो अब सारी बुक्स का सार मुझे भगवत गीता से ही मिल जाता है। ऑलराइट। और आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल, ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी फैंटेसी गैजेट या आधुनिक यंत्र है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर जो सपना है, जो मेरे को लगता है होना चाहिए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता हूँ। वो ये है कि इंसान के अंदर, इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी, हर इंसान के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। अवेयरनेस ये आनी चाहिए, समझ कि हम अपनी लालच में, अपनी ग्रीड में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में इतना ज्यादा कंजम्पशन हम करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। जिंदगी भर हम दौड़ते रहते हैं, पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, है ना। उससे क्या है, ये प्लेनेट बहुत बर्बाद हो रहा है। जैसे आप समस्याएं देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, और जितना सारा गंदगी है, जितना हमारे अपने रिसोर्सेज जो इसका इतना गलत प्रयोग किया जाता है ना, उनको खदान जो है खाए जा रहे हैं, उनको जंगल पूरे काटे चले जा रहे हैं। ये सारा कहाँ से निकल रहा है? ये उनकी कामना, जो उनकी डिजायर है, जो उनको बहुत आगे बढ़ना है, जो उनको सबसे जीतना है, वो एक डिजायर है। तो मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहता हूं कि वो एक बार उनके पास उनके दिमाग में अगर लगा दिया जाए, तो वो फट से समझ में आ जाए उनके कि ये कितना मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा प्लेनेट ही खत्म हो जाएगा कुछ सालों में, अगर ऐसा मैं करता रहा लगातार तो। राइट। और वो शानदार दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद फिर से हम मेन स्ट्रीम क्वेश्चन में आएंगे। सो विनय, एक स्टूडेंट जो नाकामी से डर रहा है, फेल्यूर से डर रहा है, उसके लिए आपका क्या मशवरा होगा? आपका एडवाइस क्या होगा? उनको तो मैं यही कहूंगा कि बेटा, जो सक्सेस है, जिस सक्सेस के पीछे तुम भाग रहे हो, ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, ये एक हाइप है। सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं होता बेटा। कोई सक्सेस के पीछे नहीं भागना, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, बस यही सक्सेस है। हमारी जिंदगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम सही समझ से सोच पाए, हम सही समय पर सही काम कर पाए, अपनी गलतियां ढूंढ पाए, और ये सब करने से हम प्लेनेट को भी बचा पाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेड ऑफ चेजिंग द सक्सेस जो मार्केट में बोली जाती है कि बहुत धन कमाना है, बहुत ऐशो आराम, बहुत बड़ा बंगला, ये सब वगैरह, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर लीजिए। लेकिन ये एक बाई प्रोडक्ट है जो आपकी बेहतर जिंदगी से अपने आप आपको मिलेगा, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे ये बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं कि बेटा, सक्सेस की नाम की चिड़िया के पीछे मत भागो, सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाओ। सुपर्ब। और विनय, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने बहुत ही इंसाइटफुल इनसाइट्स दी आपने। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे सवाल आपके थे,
और मतलब इन सवालों से मेरी ज़िंदगी खुलती चली गई। तो ये सवाल इतने मुझे बेहतर लगे कि हर एक सवाल में मेरे पास मतलब कुछ था कि जो कुछ मेरे अंदर से उखड़ा, जो मैं Right. शेयर कर पाया। तो जो हम्म। आपने जिस तरीके से सीक्वेंसिंग करी है मेरी ज़िंदगी को खोलने के लिए, वो ऑर्डर बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। और फिर से फ्यूचर में और बहुत सारा एपिसोड करेंगे। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड विनय शर्मा जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको ये एपिसोड यानी ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं आज का सामान्य ज्ञान। हम आज का सामान्य ज्ञान में जो भारतीय में जो इंडिया में एकेडमिकली फेल होके सुपरस्टार या बहुत बड़ा या बहुत बिग सक्सेस को चेज किया, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला लिस्ट में ही अमिताभ बच्चन जी। क्या आपको पता है कि उन्होंने बीएससी फिजिक्स सेकंड अटेम्प्ट में 42% स्कोर से पास किया था, और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे रिजेक्ट किया था। एंड देन उनको 12 फ्लॉप फिल्म्स भी आए थे, और मगर उन्होंने बहुत ही अचीव किया। उन आज देखे तो इंडिया का बहुत बड़ा मेगा स्टार बन गया, और बहुत सारा नेशनल अवार्ड्स भी मिल गया, और 90 करोड़ डेट रिकवरी भी कर दिया उन्होंने, केबीसी कमबैक, और उन्होंने बॉलीवुड के शहंशाह बन गया, और आज भी उन सुपरस्टार है। दूसरा फैक्ट है कि पीसी मुस्तफा जी के बारे में। तो उन्होंने 6th स्टैंडर्ड फेल हुआ था, और उनका फैमिली बैकग्राउंड पूरा इलिटरेट थी, और घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। मगर उन्होंने NIT कैलिकट में पढ़ाई की, और उसके बाद में IIM बैंगलोर में पढ़ाई की थी, और उन्होंने 62 करोड़ वैल्यूएशन का ID फ्रेश फूड कंपनी बनवाया। सो विच इज नथिंग बट ही वाज एबल टू अचीव हिज रियलिटी। जो उन्होंने सपना देखा उनको साकार कर दिया। और मैसेज है कि जो भी सेटबैक है वो एंड पॉइंट नहीं है, और हर एक फेल्योर एक स्टेपिंग स्टोन बनता है कमबैक के लिए। नाकामी तो अंत नहीं है, मगर अलग रास्ता है सफलता तक। तो ये था आज का ट्रिविया सेक्शन। और आपको भी कोई सक्सेसफुल पीपल जो इनिशियली नॉट सो सक्सेसफुल रहा उनके बारे में पता है तो आप बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म में मिले तो वहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और TGV हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए TGV हिंदी। TGV हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय। ओके, 1 सेकंड, मैं देख